ट्रिपल ए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विथ मन थापा। आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार स्रोत का विश्लेषण करने वाले हैं। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो है सिलिकॉन वैली के दिग्गज इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर पीटर थियल की मशहूर किताब 0 to 1 का पहला भाग। ये सच में एक मास्टर क्लास होने वाली है, खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर बाजार में हमेशा मल्टी बैगर स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि इस चर्चा का मेन मिशन क्या है। हमें अपने सुनने वालों को ये सिखाना है कि वो मार्केट में ऐसी मोनोपोली कंपनीज की पहचान कैसे करें जो 0 से 1 यानी 0 से 1 का सफर तय करके एक बिल्कुल नई वैल्यू क्रिएट करती हैं। राइट। हमें ऐसी कंपनीज में पैसा लगाने से बचना है जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स में 1 to n की रेस में फंसकर बस स्ट्रगल कर रही हैं। तो चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोर्स में बताया गया है कि जब भी राइटर किसी को हायर करते हैं तो इंटरव्यू में एक कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। हाँ, और वो सवाल है, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हम इंसान नेचुरली भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें भीड़ के खिलाफ जाना पसंद नहीं है। सही कहा आपने। लेकिन इन्वेस्टिंग और बिजनेस की दुनिया में अगर सब लोग एक ही दिशा में सोच रहे हैं तो वहां एक्सेप्शनल रिटर्न्स कभी नहीं मिल सकते। इस चीज को हमें प्रगति यानी प्रोग्रेस के नजरिए से समझना होगा। सोर्स मटेरियल के अनुसार ये प्रोग्रेस 2 तरह की होती है, राइट? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एग्जैक्टली। देखिए, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का सीधा सा मतलब है 1 से n तक जाना, यानी जो चीज पहले से काम कर रही है बस उसकी नकल करना और उसको स्केल करना। जैसे पिछले कुछ दशकों में चाइना ने किया। हाँ बिल्कुल, इसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। चाइना ने विकसित देशों की पुरानी चीजों को कॉपी किया और उन्हें मास प्रोडक्शन में डाल दिया। लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस वो एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब 0 से 1 का सफर। जी हाँ, कुछ एकदम नया क्रिएट करना। इसे ही सोर्स में टेक्नोलॉजी कहा गया है। अब यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर नहीं है। कोई भी नया और बेहतर तरीका जिससे कोई काम किया जा सके वो टेक्नोलॉजी है। तो अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझूं, मान लीजिए मेरे पास एक टाइपराइटर है। अब अगर मैं उस टाइपराइटर की कॉपी करके 100 नए टाइपराइटर बना दूं तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस हुई। हाँ, 1 to n। लेकिन अगर मैं उस टाइपराइटर को हटाकर सीधा एक वर्ड प्रोसेसर बना दूं तो वो वर्टिकल प्रोग्रेस होगी, यानी 0 to 1। परफेक्ट एग्जाम्पल। इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है, जो कंपनीज आज सिर्फ पुरानी चीजों की नकल कर रही हैं वो लॉन्ग टर्म में कोई बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं करने वाली। अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो उन कंपनीज पर फोकस करें जो ये 0 से 1 वाला टेक्नोलॉजिकल या कंसेप्चुअल शिफ्ट ला रही हैं। ये तो हो गई नए विचारों की बात। लेकिन अब मुझे लगता है अगर हमें फ्यूचर की कंपनीज को समझना है तो हमें पास्ट की गलतियों को भी देखना पड़ेगा। सोर्स में 1990 के दशक के अंत में हुए .com क्रैश का बहुत गहराई से जिक्र है। ओह, 1999 का वो पागलपन। सिलिकॉन वैली में उस वक्त एक अलग ही खुमार छाया हुआ था। हर कोई बस इंटरनेट कंपनीज के पीछे भाग रहा था। वो मार्च 2000 का वक्त जब नास्डैक अपने एब्सोल्यूट पीक पर था और फिर बूम, कुछ ही हफ्तों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उस दौर को समझने के लिए सोर्स में पेपैल का एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल दिया गया है। 1999 के एंड में अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स को लाने के लिए पेपैल हर नए यूजर को $10 देता था। $10? हाँ, और अगर आप किसी और को रेफर करते हैं तो $10 और। वेट, मतलब कस्टमर्स को पैसे देकर अपना प्रोडक्ट यूज करवाना, ये तो बहुत बड़ा कैश बर्न है। बहुत बड़ा। जो लिसनर्स ये टर्म नहीं जानते, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। कैश बर्न का मतलब होता है कि कोई कंपनी प्रॉफिट कमाने से पहले अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कितनी तेजी से खर्च कर रही है। सही समझाया। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल करने के एक बहुत ही एग्रेसिव और महंगा तरीका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? क्या? उस भारी कैश बर्न के बावजूद उस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पेपैल की वैल्यूएशन $50 करोड़ आकी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका यूजर बेस तेजी से बढ़ रहा था। $50 करोड़ बिना किसी क्लियर प्रॉफिट मॉडल के। फ्यू। और फिर मार्केट क्रैश हुआ, लोगों में डर बैठ गया। सोर्स में बताया गया है कि इस क्रैश के बाद पूरी टेक इंडस्ट्री ने कुछ सबक सीखे। हाँ, और आज भी लोग उन्हें बिजनेस डॉगमास यानी पत्थर की लकीर मानते हैं। जैसा कि हमेशा छोटे कदम उठाना, बिना किसी डेफिनेट प्लान के लीन तरीके से काम करना और कॉम्पिटिटर्स से बस थोड़ा सा ही बेहतर करने की कोशिश करना।
क्या ये सबक गलत थे? डर के बाद ऐसी कॉशियस अप्रोच तो नेचुरल लगती है। यही तो इस सोर्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पीटर थियल के अनुसार ये सारी धारणाएं बिल्कुल गलत हैं। अच्छा। हाँ, क्रैश के उस एक्सट्रीम डर ने फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स को इतना डरा दिया कि उन्होंने बड़ा और विजनरी सोचना ही बंद कर दिया। ये जो लीन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट हम आज इतना सुनते हैं ना, जिसका मतलब है बिना किसी पक्की योजना के बस छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना, ये दरअसल एक डिफेंसिव तरीका बन गया। तो फिर सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? सोर्स मटेरियल में 4 कॉन्ट्रेरियन और सही नियम बताए गए हैं। पहला, साधारण होने से लाख गुना बेहतर है साहसिक या बोल्ड होना। बोल्ड विजन होना चाहिए। दूसरा, कोई प्लान ना होने से बेहतर है एक बुरा प्लान होना। कम से कम आपके पास एक डायरेक्शन तो होगी। राइट। तीसरा, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हमेशा आपके प्रॉफिट मार्जिन को तबाह कर देते हैं। और चौथा, जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके प्रोडक्ट जितने ही जरूरी हैं। मतलब हमारे इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज पर दांव लगाना चाहिए जिनके पास एक क्रिस्टल क्लियर और बोल्ड विजन है, ना कि उन पर जो डर डर कर बस अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉपी कर रही हैं। एकदम सही कहा। अफसोस के अगले हिस्से पर आते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत इंट्रीगिंग लगा। यहाँ एक चैप्टर है, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट, यानी सारी खुशहाल और कामयाब कंपनीज भीड़ का हिस्सा नहीं होती, वो बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू कैप्चर के बीच का अंतर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है। ओह, वो एयरलाइंस और गूगल वाला एग्जाम्पल, ये डेटा तो किसी की भी आंखें खोल देगा। हाँ, मैं पढ़ रही थी, उसमें 2012 का डेटा था। अमेरिकन एयरलाइंस ने उस साल करीब 16,000 करोड़ डॉलर की वैल्यू क्रिएट की। उनका रेवेन्यू 16,000 करोड़ डॉलर था। लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना था? वही तो शॉकिंग है। हर पैसेंजर पर उन्होंने सिर्फ 37 सेंट्स का मुनाफा कमाया। और दूसरी तरफ उसी साल गूगल ने करीब 5,000 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू बनाया, जो कि एयरलाइंस से काफी कम था, लेकिन उन्होंने अपने पास 21% का मुनाफा रखा। एक 20% का मार्जिन, ये तो एयरलाइंस के प्रॉफिट मार्जिन से लगभग 100 गुना ज्यादा था। एग्जैक्टली। और इसीलिए गूगल की वैल्यूएशन उन दिनों में सभी एयरलाइंस के कुल योग से भी 3 गुना ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयरलाइंस एक्चुअली में वैल्यू तो बहुत क्रिएट कर रही हैं। वो रोजाना लाखों लोगों को यहां से वहां पहुंचा रही हैं, इकॉनमी चला रही हैं, लेकिन वो उस वैल्यू को अपने पास कैप्चर नहीं कर पा रही हैं। उनका सारा पैसा आपस के कट थ्रोट कंपटीशन में जल जाता है। सही पकड़ा। एयरलाइंस एक परफेक्ट कंपटीशन का शिकार हैं, जबकि गूगल टेक्निकली एक मोनोपोली है। लेकिन मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है यहाँ। कोई भी बड़ी कंपनी पब्लिकली खुद को मोनोपोली नहीं कहती। हमेशा बोलते हैं हम तो फ्री मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो क्या वो जानबूझकर रेगुलेटर्स से बचने के लिए झूठ बोलते हैं? 100%। कंपनीज हमेशा अपना नैरेटिव इस तरह सेट करती हैं जिससे उनका फायदा हो। जो असली मोनोपोली कंपनीज होती हैं ना, वो खुद को बहुत छोटा और बेचारा दिखाने की कोशिश करती हैं। जैसे गूगल। हाँ, गूगल कभी रेगुलेटर्स के सामने नहीं मानेगा कि सर्च इंजन मार्केट में उसकी मोनोपोली है। वो हमेशा कहेंगे, अरे हम तो एक मल्टी फैसिलिटेड टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम हार्डवेयर बनाते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे रिसर्च करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम तो इस बड़े से टेक समंदर में बस एक छोटी सी मछली हैं। वाओ। और इसके ठीक उल्टी सिचुएशन उन कंपनीज की होती है जो सच में कंपटीशन में पिस रही होती हैं। वो खुद को बहुत यूनिक और बड़ा बताती हैं। सही कहा। सोर्स में इसका बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, एक नए रेस्टोरेंट का जो क्लेम करता है कि वो पूरे मोहल्ले में इकलौता रेस्टोरेंट है जो ब्रिटिश और नेपाली खाने का फ्यूजन सर्व करता है। हाँ, वो अपने मार्केट को डेलिबरेटली इतना नैरो, इतना छोटा डिफाइन करते हैं ताकि उस छोटे से दायरे में वो खुद को इकलौता और सक्सेसफुल दिखा सके। जिनकी असल में वो हजारों दूसरे रेस्टोरेंट्स के साथ कस्टमर्स के ध्यान के लिए compete कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए यहां से एक सीधा सबक निकलता है। क्या? शेयर बाजार में ऐसी कंपनीज को अवॉइड करें जो परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज का मुनाफा जीरो हो जाता है। उन कंपनीज की तलाश करें जो क्रिएटिव मोनोपोली हैं, जो अपने फील्ड में इतनी आगे हैं कि कोई दूसरा उनके आसपास भी नहीं फटक सकता। लेकिन देखिए, बचपन से हमें स्कूल में, सोसाइटी में हमेशा यही सिखाया गया है कि कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज है। इससे कस्टमर्स को सस्ता सामान मिलता है, क्वालिटी बेहतर होती है। तो इस सोर्स मटेरियल में कंपटीशन को इतना डिस्ट्रक्टिव, इतना विनाशकारी क्यों बताया गया है? देखिए, आम इंसान के नजरिए से कंपटीशन सस्ता सामान दिला सकता है, लेकिन एक बिजनेस और एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो कैपिटलिज्म और कंपटीशन असल में एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन? कैसे? कैपिटलिज्म का कोर आइडिया क्या है? कैपिटल इकट्ठा करना, मुनाफा बनाना और उस कैपिटल को बड़ा करना।
जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? कंपनीज आपस में प्राइस वॉर करती हैं, मार्जिन घटाती हैं और अपना सारा कैपिटल तबाह कर देती हैं। मुनाफा बचता ही नहीं है। मुझे तुरंत 90s का pets.com वाला फेज याद आ गया। उस वक्त ऑनलाइन पेट स्टोर्स के बीच एक अलग ही आंधी दौड़ चल रही थी। pets.com, petstore.com, petopia.com सब एक जैसे थे। हाँ, उनमें कोई खास अंतर नहीं था। वो बस इस बात पे लड़ रहे थे कि कुत्तों के खिलौने और पेट फूड सबसे सस्ते में कौन बेचेगा। डिस्काउंट्स और फ्री शिपिंग दे देकर उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को ही अनसस्टेनेबल बना दिया था। और इसी डिस्ट्रक्टिव प्राइस वॉर में वो सब तबाह हो गए। इस पूरी आइडियोलॉजी को समझाने के लिए सोर्स में शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का बहुत ही गहरा हवाला दिया गया है। हैमलेट का बिजनेस डिस्कशन में शेक्सपियर? ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है। यही तो इस सोर्स की खासियत है। हैमलेट में एक सीन है जहां लोग सम्मान और ईगो के लिए उन छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं जिनका सच में कोई महत्व नहीं होता। वो लिटरल टर्म्स में एक अंडे के छिलके यानी एगशेल के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। ओह, आई सी। ये तो सीधा सीधा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ईगो फाइट जैसा है। ईगो में आकर सीईओज प्राइस वॉर में उलझ जाते हैं, मार्केट शेयर के लिए इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। अगर हम इसे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करें तो लिसनर्स उन सेक्टर से बिल्कुल दूर रहे जहां कंपनीज बस एक दूसरे को खत्म करने पे तुली है। एग्जैक्टली जैसे हमने पिछले कुछ दशकों में टेलीकॉम या एविएशन सेक्टर में देखा। जब भी किसी सेक्टर में बुरा प्राइस वॉर होता है, चाहे कंपनी जीते या हारे, एंड में इन्वेस्टर्स की पूंजी ही डूबती है। इसीलिए कंपटीशन से बचें और मोनोपोली बनाने वाली कंपनीज पर फोकस करें। लेकिन एक मोनोपोली का मतलब सिर्फ आज डोमिनेंट होना नहीं है ना। एक महान कंपनी वही है जो फ्यूचर में भी अपना दबदबा बनाए रखे। सोर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लास्ट मूवर एडवांटेज। हाँ, किसी भी बिजनेस या स्टॉक की रियल वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो आज क्या कमा रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वो आने वाले 10 या 20 सालों में कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा। इसे फ्यूचर कैश फ्लोज कहते हैं। इसके हवाले से सोर्स में ट्विटर और न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा क्लियर कंपैरिजन दिया गया है। 2013 का साल याद कीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स एक जमाया हुआ बिजनेस था। उन्होंने उस साल $13.3 करोड़ का सॉलिड मुनाफा कमाया था। और दूसरी तरफ ट्विटर उस वक्त हेवीली लॉस में था। लेकिन जब ट्विटर आईपीओ लेके पब्लिक हुआ तो आपको उनकी वैल्यूएशन याद है? हाँ, वो लगभग $2400 करोड़ की वैल्यूएशन पर लिस्ट हुए थे, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की मार्केट वैल्यू से करीब 12 गुना ज्यादा थी। एक लॉस मेकिंग कंपनी एक प्रॉफिटेबल और एस्टैब्लिश्ड कंपनी से 12 गुना ज्यादा वैल्यूएबल थी। और इसका लॉजिक सीधा था। लिंक्डइन के साथ भी बिल्कुल वही हुआ था। 2012 में लिंक्डइन का मुनाफा सिर्फ $2.16 करोड़ था, जो कि बहुत कम था, लेकिन उनकी वैल्यूएशन आसमान छू रही थी। क्योंकि इन्वेस्टर्स आज के नंबर्स नहीं, फ्यूचर का पोटेंशियल देख रहे थे। सही कहा। इन टेक प्लेटफॉर्म्स के आने वाले दशकों के फ्यूचर कैश फ्लोज बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे थे। मार्केट को पता था कि अगर ये कंपनीज मोनोपोली बन गई तो आगे चलकर इनके मार्जिन्स अनबीटेबल होंगे। इन्वेस्टर्स को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कंपनी की वैल्यू उसकी आज की छोटी बैलेंस शीट से नहीं, बल्कि भविष्य में उसके एकाधिकार के टिके रहने से तय होती है। सवाल निकल कर आता है, एक आम रिटेल इन्वेस्टर कैसे पहचाने कि किसी कंपनी में मोनोपोली बनने का पोटेंशियल है या नहीं? ऐसी कंपनी के क्या खास लक्षण होते हैं? सोर्स मटेरियल इन लक्षणों को 4 हिस्सों में बांटता है। एक मजबूत मोनोपोली में ये 4 पिलर्स होने जरूरी हैं। पहला, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो टेक्निक या प्रोडक्ट है वो आपके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर के मुकाबले कम से कम 2 गुना बेहतर होनी चाहिए। एक माइनर इंप्रूवमेंट नहीं, फुल 10 टाइम्स बेटर। जैसे जब गूगल इनिशियली मार्केट में आया था तो उनका पेज रैंक एल्गोरिदम दूसरे सर्च इंजन से लिटरली 10x बेटर था। अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास अकेले के पास एक टेलीफोन है तो वो एक प्लास्टिक के डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं, मैं किसको कॉल करूंगी? लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त और परिवार वाले उसे खरीदते हैं, उस एक टेलीफोन की यूटिलिटी और वैल्यू बढ़ जाती है। स्पॉट ऑन। या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक का एग्जाम्पल ले लीजिए। नेटवर्क इफेक्ट्स की वजह से इन्हें बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। समझ गई। प्रोप्राइटरी टेक हो गया, नेटवर्क इफेक्ट्स हो गए। तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, इसका मतलब स्केल बढ़ने से कॉस्ट कम होना। बिल्कुल। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है और अपनी आउटपुट बढ़ाती है, उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट ड्रास्टिकली कम होने लगती है। टिपिकल सॉफ्टवेयर कंपनीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने में R&D और इंजीनियर्स पर बहुत बड़ा अपफ्रंट खर्च आता है। राइट। लेकिन एक बार कोड लिख दिया गया तो उसकी 1000 कॉपीज बेचें या 1 लाख कॉपीज बेचें, प्रोडक्शन का एक्स्ट्रा खर्च ऑलमोस्ट जीरो होता है।
इस तरह रेवेन्यू एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ता है और कॉस्ट वही रहती है, जिससे मुनाफा कई गुना हो जाता है। ये तो हर इन्वेस्टर का सपना है। और आखिरी चौथा लक्षण? चौथा लक्षण है ब्रांडिंग। एक ऐसी ब्रांड बनाना जो कंज्यूमर्स के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर ले। एप्पल इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। उनका डिजाइन, पैकेजिंग, स्टोर्स सब मिलकर ऐसी ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं जिसे कॉपी करना नामुमकिन है। ये चारों पिलर्स वाकई बहुत लॉजिकल है। लेकिन एक और चीज जो सोर्स में जोर देकर कही गई है वो है इन कंपनीज की गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। उसमें लिखा है स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज, मतलब शुरुआत हमेशा छोटे मार्केट से करो। हाँ, ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। पहले एक बहुत ही छोटा और स्पेसिफिक नीश मार्केट पकड़ो जहां कंपटीशन ना के बराबर हो, उस पर अपना डोमिनेंस बनाओ, पूरी तरह से कैप्चर कर लो और फिर आहिस्ता आहिस्ता आसपास के बड़े मार्केट्स में अपना दबदबा बनाओ। लेकिन हम तो बिजनेस की दुनिया में हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात सुनते आए हैं। जो पहले आया उसने मार्केट कैप्चर कर लिया। पर यहाँ सोर्स कंप्लीटली इसके अगेंस्ट है। यहाँ लास्ट मूवर एडवांटेज को प्रायोरिटी दी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में सबसे पहले एंट्री मारना सिर्फ एक टैक्टिकल मूव है। उससे आप कुछ टाइम के लिए आगे रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई और आकर आपसे बेहतर टेक्नोलॉजी या मॉडल ले आया तो आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज धरा का धरा रह जाएगा। ओह, मतलब पहला होना जरूरी नहीं है, आखिरी होना जरूरी है। एग्जैक्टली। सबसे अंत में आकर उस मार्केट पर ऐसा स्थायी एकाधिकार या मोनोपोली जमा लेना कि कोई नया कॉम्पिटिटर वहां पनप ही ना सके, ये है असली बिजनेस। ये बिल्कुल शतरंज यानी चेस के खेल जैसा है। चेस जैसा? कैसे? चेस के ग्रैंड मास्टर्स हमेशा ओपनिंग से ज्यादा एंड गेम के बारे में पहले सोचते हैं। जो कंपनी अंत में आकर पूरे मार्केट पर कब्जा कर ले, जिसे अनसीट करना नामुमकिन हो जाए, वही सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनती है। ये तो काफी गहरा थॉट है। एंड गेम पे फोकस करो। अब यहाँ आकर सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल सा डिबेट शुरू होता है। जब भी कोई फाउंडर या कंपनी इतनी मैसिव सक्सेस हासिल करती है, हम लोग क्या कहते हैं? अरे, उसकी तो किस्मत अच्छी थी, राइट टाइम राइट प्लेस। तो क्या सच में सक्सेस सिर्फ एक लॉटरी का टिकट है? देखिए, लक वर्सेस स्किल का ये डिबेट वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक हमेशा चलता रहता है। यहाँ तक कि खुद वॉरेन बफेट मजाक में अपने आप को लकी स्पर्म क्लब का हिस्सा बताते हैं कि वो यूएस में पैदा हुए इसलिए सक्सेसफुल हुए। हाँ, मैंने पढ़ा है वो कोट। लेकिन अगर सारी सक्सेस सिर्फ लक या एक लॉटरी टिकट होती तो ऐसी दुनिया में स्टीव जॉब्स या एलन मस्क जैसे लोग बार बार सक्सेसफुल कैसे होते? ये सच है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, नेक्स्ट बनाया, पिक्सार बनाया। इलोन मस्क के पास पेपाल, टेस्ला, स्पेसएक्स है। ये बार बार लक तो नहीं हो सकता। कोई भी इंसान बार बार हजारों करोड़ की कंपनियां सिर्फ किस्मत के भरोसे तो नहीं खड़ी कर सकता ना। बिल्कुल नहीं। इन सीरियल एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस साफ दिखाती है कि ये सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि इंटेलिजेंट डिजाइन का कमाल है। इंटेलिजेंट डिजाइन? आई लाइक दैट वर्ड। हाँ, स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाया तो उन्होंने सिर्फ कस्टमर्स के फीडबैक या फोकस ग्रुप्स की बात नहीं सुनी थी। इनफैक्ट हेनरी फोर्ड का भी वही फेमस कोट है ना कि अगर मैं लोगों से पूछता उन्हें क्या चाहिए तो वो कहते एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा। सही। जॉब्स के पास टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर साइकोलॉजी को मिलाकर एक स्पष्ट मल्टी ईयर प्लान था। उन्होंने पूरे बिजनेस मॉडल को मेटिकुलस तरह से डिजाइन किया था, कुछ भी लक पर नहीं छोड़ा। ये पॉइंट आज के उस मॉडर्न लीन स्टार्टअप कल्चर पर एक बहुत करारा तमाचा है, जहां सिखाया जाता है कि बस बिना सोचे समझे प्रोडक्ट रिलीज कर दो और मार्केट के हिसाब से बदलाव करते रहो, पिवट करते रहो। वही तो सोर्स से क्लियर करता है कि लीन होना, कैपिटल कम खर्च करना, ये काम करने का एक तरीका जरूर हो सकता है, लेकिन ये आपका लक्ष्य, आपका गोल नहीं हो सकता। अगर आप पूरे फ्यूचर को किस्मत और रैंडम चेंजेस के भरोसे छोड़ देंगे तो आप 0 से 1 का सफर तय नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सुनने वाले इन्वेस्टर्स इससे क्या टेक अवे ले सकते हैं? सीधी सी बात है, हमेशा उन कंपनीज का स्टॉक खरीदें जिनके मैनेजमेंट और फाउंडर्स के पास भविष्य के लिए एक साफ, सशक्त यानी डेफिनेट और बोल्ड प्लान हो। जो लोग हर 3 महीने में अपना विजन चेंज करते हैं, वहां लंबी वेल्थ नहीं बनती। एकदम पॉइंट पे बात कही आपने। एक डेफिनेट प्लान का होना किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जैसा है। चलिए अब इस पूरी माइंड बेंडिंग डिस्कशन को डायरेक्टली हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से जोड़ते हैं। सोर्स का एक क्रूशियल चैप्टर है फॉलो द मनी। यहाँ जिस कॉन्सेप्ट की बात की गई है वो किसी भी आम इन्वेस्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं द पावर लॉ की।
पावर लॉ और जे कर्व ये दोनों दरअसल वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स की पूरी मैथमेटिक्स का आधार हैं। तो इस जे कर्व को अगर हम आसान भाषा में अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को समझाएं तो कैसा दिखता है ये? देखिए, जब भी आप शुरुआती या ग्रोइंग फेज वाली कंपनीज में कैपिटल लगाते हैं तो स्टार्ट में आपका रिटर्न नेगेटिव में जाता है, क्योंकि शुरू में कंपनी प्रोडक्ट बनाने में कैश बर्न कर रही होती है। हाँ, तो पेपर पर आपका पोर्टफोलियो लॉस में दिखता है। अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो लाइन नीचे जाएगी, बिल्कुल अंग्रेजी के लेटर जे के निचले हिस्से की तरह। ऐसा लगता है कि पैसा डूब रहा है। राइट। लेकिन फिर उस कर्व का टर्निंग पॉइंट आता है। जो कंपनीज मार्केट में अपना प्रोडक्ट एस्टैब्लिश कर लेती हैं, उनकी वैल्यू अचानक से इतनी तेजी से कंपाउंडिंग करती है कि ग्राफ की लाइन वर्टिकली ऊपर की तरफ भागने लगती है। वो जे का लंबा वाला डंडा बन जाता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर पावर लॉ पिक्चर में आता है, जिसे हम आम बोलचाल में पैरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल भी कहते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में ये थोड़ा और एक्सट्रीम हो जाता है, राइट? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। पावर लॉ का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा, वो मुनाफा सिर्फ 1 या 2 बेट से आएगा। वेंचर कैपिटल की दुनिया में एक ऐसी मोनोपोली कंपनी का रिटर्न इतना बड़ा होता है कि वो बाकी सारी 10 फेल हुई कंपनीज के लॉस को अकेला कवर कर लेता है और उसके ऊपर से हैवी प्रॉफिट भी दे देता है। लेकिन देखिए, हमारे जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर टीवी पे या फाइनेंशियल एडवाइजर से क्या सुनते हैं कि रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब अपना कैपिटल अलग अलग सेक्टर्स की 40 से 50 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा बांट दो, ताकि एक कंपनी डूबे तो दूसरी बचा ले। और यही सोर्स मटेरियल के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंधी विविधता, ब्लाइंड डाइवर्सिफिकेशन, असल में आपकी इग्नोरेंस को, आपके अज्ञान को छुपाने का एक तरीका बन जाती है। हम रिस्क कम करने के चक्कर में ऐसी एवरेज कंपनीज में पैसा लगा देते हैं जिनमें कोई मोनोपोली पोटेंशियल नहीं होता है, और एंड में हमारा ओवरऑल रिटर्न भी एवरेज या बिलो एवरेज हो जाता है। ये बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। शेयर बाजार में अगर आप नंबर्स को क्लोजली ट्रैक करें तो वहां की मैथ्स बिल्कुल सीधी है। लॉन्ग टर्म में आपके पूरे पोर्टफोलियो का लगभग 90% से ज्यादा रिटर्न सिर्फ उन कुछ गिने चुने आउटलायर्स यानी मल्टी बैगर स्टॉक से आने वाला है। सही कहा। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि 50 मीडियोकर या एवरेज कंपनीज में अपना हार्ड एंड कैपिटल डालने की जगह आपको अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी रिसर्च ऐसी गिनती की कंपनीज को ढूंढने में लगानी चाहिए जो वाकई में 10 से 100 का इनोवेशन कर रही हों, जो बस पुरानी चीजों को कॉपी नहीं कर रही बल्कि अपना मार्केट खुद क्रिएट कर रही हैं। बिल्कुल। आपका फोकस उन बिजनेसेस पे होना चाहिए जिनकी बैलेंस शीट में पावर लॉ के हिसाब से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने की ताकत हो, जो कल की मोनोपोलीज हैं। क्या बात है। आज की इस डीप डाइव ने तो वाकई में काफी सारे कन्वेंशनल रूल्स को हिलाकर रख दिया। अगर मैं इस पूरी चर्चा को सुनने वालों के लिए समराइज करूं तो सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है? पहली, अंधी प्रतिस्पर्धा यानी परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस वॉर्स वाले सेक्टर्स से दूर रहें। सही। दूसरी, उन विजनरी और क्रिएटिव मोनोपोली कंपनीज की तलाश करें जिनके पास प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हो, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स हों और क्लियर फ्यूचर कैश फ्लोज दिखते हों। और तीसरी, सबसे अहम बात, पावर लॉ को हमेशा याद रखें। आपके पोर्टफोलियो में वो 2-4 आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ही होंगे जो आपकी आने वाली पुश्तों की वेल्थ बनाएंगे। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आज हमारे सभी सुनने वालों, सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट या कहूं एक विचार करने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरूर, बताइए। आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और अपने पोर्टफोलियो को बहुत ध्यान से देखिए। हर एक स्टॉक को एनालाइज कीजिए और खुद से पूरी ईमानदारी से पूछिए, इनमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो सच में इनोवेशन करके 0 से 1 का रास्ता तय कर रही हैं, और कितनी कंपनीज बस भीड़ का हिस्सा बनकर एक दूसरे की नकल करते हुए 1 to N की उस विनाशकारी दौड़ में फंसी हुई हैं। ये बहुत ही गहरा और आंखें खोलने वाला सवाल है। मुझे पूरी उम्मीद है लिसनर्स इस पर अपनी रिसर्च खुद जरूर करेंगे। लेकिन रुकिए, इस किताब के एनालिसिस का सफर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ पहला भाग था। हाँ, और अगला भाग तो इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। अगली गहन चर्चा में हम इसके बचे हुए हिस्से पर बात करेंगे। वहां हम समझेंगे कि कैसे ये बड़ी कंपनीज उन सीक्रेट्स या रहस्यों को ढूंढती हैं जो पूरी दुनिया में किसी और को नहीं पता। और सीक्रेट्स वाला कॉन्सेप्ट, और उसके साथ ही हम एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का फाउंडेशंस कैसे तैयार होता है, और सिलिकॉन वैली का मशहूर माफिया मैकेनिक्स क्या चीज है, इन सब पर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक संस्थापक का विरोधाभास यानी द फाउंडर्स पैराडॉक्स क्या होता है, ये भी अनकवर करेंगे।
ये सब सुनने के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। वो डिस्कशन कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तब तक के लिए मार्केट को देखने का अपना नजरिया बदलें और इस 0 to 1 के नए चश्मे से अपने इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करना शुरू करें। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही डेटा ड्रिवन, एनालिटिकल और नॉलेज पैक्ड चर्चाओं के लिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाँ, पीटर थिल की 0 to 1 का सेकंड हाफ। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में स्वागत है। पहले भाग में ना हमने काफी डिटेल में समझा था कि कैसे 0 से 1 का सफर ही असली प्रोग्रेस है। राइट, जहां कंपनियां कुछ एकदम नया बनाती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है थ्योरी से आगे बढ़कर सीधे एग्जीक्यूशन पर आने का समय है। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट एनालिसिस की गहराई में जाना बहुत जरूरी है अब। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। हम ये समझने वाले हैं कि वर्ल्ड क्लास कंपनियां असल में बनती कैसे हैं। और एक मजबूत मैनेजमेंट टीम की पहचान क्या होती है। हाँ, और फ्यूचर टेक ट्रेंड्स, मतलब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ना किन सीक्रेट्स या रहस्यों पर ध्यान देना चाहिए। मैं कहूंगी कि ये एनालिसिस ना किसी भी इन्वेस्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ट्रू, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अक्सर फोकस कहाँ होता है? सिर्फ पी रेशियो पर या बैलेंस शीट पर। हाँ, या फिर क्वार्टरली अर्निंग्स, जो कि बहुत ही सुपरफिशियल है। अगर लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करनी है। जो कंपनियां मल्टी बैगर रिटर्न्स देती है ना, उनके पीछे के कारण इन फाइनेंशियल नंबर्स से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। बिल्कुल। और पीटर थिल के नजरिए से अगर हम कंपनियों को इवैल्यूएट करना सीख लें तो हम उस छिपी हुई वैल्यू को पहचान सकते हैं जिसे बाकी मार्केट पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ डेटा के बारे में नहीं है, बल्कि बिजनेस के बुनियादी ढांचे को समझने के बारे में। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से, जिसे थील द कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन कहते हैं। हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। थील पूछते हैं कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग सहमत होते हैं। राइट। और बिजनेस या स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये सवाल असल में सीक्रेट्स खोजने के बारे में है। थील का यही मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत से सीक्रेट्स खोजे जाने बाकी हैं। लेकिन एक आम इन्वेस्टर तो अक्सर यही सोचता है कि सब कुछ तो पहले ही डिस्कवर हो चुका है। हाँ, लाइक हर अच्छी कंपनी ऑलरेडी ओवरवैल्यूड है। यही सोच सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां असली मुनाफा छिप जाता है। टेड कैजिंस्की का उदाहरण ले अगर, जिसे अना बॉमर कहा जाता था। हाँ, वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन सटीक है। उसका मानना था कि दुनिया में अब खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सारी बड़ी समस्याएं हल हो चुकी हैं। और स्टॉक मार्केट में भी तो जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है वो लगभग यही कहता है। एग्जैक्टली। वो थ्योरी कहती है कि मार्केट में जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। राइट। लेकिन महान इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीक्रेट्स का मतलब ही है वो छिपी हुई वैल्यू जिसे भीड़ नहीं देख पा रही है। हाँ, जब पूरी भीड़ एक दिशा में जा रही हो तो सीक्रेट वो रास्ता है जो किसी को नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो इन सीक्रेट्स को कैसे पहचाना जाए? थील ने इन्हें 2 हिस्सों में बांटा है ना। हाँ, प्रकृति के रहस्य मतलब नेचुरल सीक्रेट्स और इंसानी रहस्य यानी ह्यूमन सीक्रेट्स। प्रकृति क्या छिपा रही है जिसे साइंस या इंजीनियरिंग से खोजा जा सकता है। राइट। और दूसरी तरफ लोग क्या बताने से बच रहे हैं या समाज किन चीजों पर बात नहीं करना चाहता। अगर हम असल जिंदगी के उदाहरण देखें तो एयरबीएनबी या लिफ्ट और उबर जैसी कंपनियों का उदय इन्हीं सीक्रेट्स पर ही तो आधारित था। बिल्कुल। होटल इंडस्ट्री का एक सेट पैटर्न था पहले। हाँ, कि अगर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस करना है तो करोड़ों रुपए खर्च करके रियल एस्टेट खरीदना ही इकलौता रास्ता है। लेकिन एयरबीएनबी ने एक अनसुने इंसानी रहस्य को समझा। उन्होंने देखा कि लोगों के पास खाली कमरे पड़े हैं जिसे हम अनटैप्ड सप्लाई कह सकते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सस्ते में और एक लोकल अनुभव के साथ रुकना चाहते हैं। ये अनएड्रेस्ड डिमांड थी। मार्केट में ये सप्लाई और डिमांड दोनों अनदेखी थी उस वक्त। तो स्टॉक एनालिसिस में अगर शुरुआती दौर में ऐसी कंपनियों को पहचान लिया जाए जो एक अनसुलझे रहस्य पर काम कर रही हैं, तो वहां सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होता है। यानी हमें उन कंपनियों को खोजना चाहिए जो भीड़ से अलग कुछ सोच रही हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, कंस्पिरेसी का। हाँ, कि एक महान कंपनी असल में दुनिया को बदलने की एक साजिश या कंस्पिरेसी होती है। राइट। और सीक्रेट सिर्फ उन्हीं को बताने चाहिए जिनकी असली में जरूरत हो। ये बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। जब कोई कंपनी किसी असली सीक्रेट पर काम कर रही होती है ना, तो वो पीआर का ढिंडोरा नहीं पीटती। वो बस चुपचाप अपना काम करती है। हाँ,
वो चुपचाप अपनी मोनोपोली बिल्ड करती है और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब जो कंपनियां अपने हर छोटे कदम को लेकर बहुत ज्यादा शोर मचा रही हैं, हर हफ्ते प्रेस रिलीज निकाल रही हैं। शायद उनके पास कोई असली सीक्रेट है ही नहीं। एग्जैक्टली। असली सीक्रेट वाली कंपनियां एक कॉन्स्पिरेसी की तरह काम करती हैं। उनका फोकस मीडिया कवरेज पे नहीं होता। उनका फोकस बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने और मार्केट कैप्चर करने पर होता है। बिल्कुल। ये काफी प्रैक्टिकल तरीका है कंपनियों को स्क्रीन करने का। लेकिन सिर्फ एक सीक्रेट होना काफी तो नहीं है ना? नहीं, कंपनी का स्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है। थील्स लॉ यहीं आता है, जो कहता है कि अगर किसी स्टार्टअप की नींव शुरुआत में ही गलत पड़ जाए तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। मैं तो कहूंगी कि ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का एक सुनहरा नियम होना चाहिए। जब भी किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स का विश्लेषण किया जाए तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन देखनी चाहिए, जिसे थील फाउंडिंग मैट्रिमोनी कहते हैं, को फाउंडर्स का रिश्ता। बिल्कुल शादी जैसा होता है और उनका विवाद तलाक जितना ही विनाशकारी हो सकता है। कोई भी कंपनी जो अंदरूनी लड़ाइयों से जूझ रही है वो बाहर के कॉम्पिटिटर से कैसे जीतेगी? जीत ही नहीं सकते। ल्यूक नोज़ेक का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, उन्होंने एक ऐसी व्यक्ति के साथ कंपनी शुरू की जो उनकी विजन से मेल नहीं खाता था, और वो कंपनी शुरुआत से ही बर्बाद होने के लिए बनी थी क्योंकि नींव ही गलत थी। तो एक इन्वेस्टर के तौर पे हमें मैनेजमेंट टीम की केमिस्ट्री को भी एनालाइज करना चाहिए। 100%। क्या फाउंडर्स का एक साझा इतिहास है? क्या वे एक दूसरे को समझते हैं? और इसके अलावा कंपनी के स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। हाँ, इसे 3 हिस्सों में बांटकर समझना किसी भी एनालिस्ट के लिए बहुत क्रिटिकल है। पहला है ओनरशिप यानी स्वामित्व, जो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के पास होता है। दूसरा है पोजेशन यानी कब्जा या संचालन, जो रोजमर्रा का काम करने वाले कर्मचारियों और मैनेजर्स के पास है। और तीसरा है कंट्रोल यानी नियंत्रण, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। ये सेपरेशन बहुत अहम है। लेकिन अगर इन तीनों के बीच अलाइनमेंट नहीं है तो क्या ये एक बड़ा रेड फ्लैग है? बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मान लीजिए बोर्ड मेंबर्स और फाउंडर्स के बीच लगातार झगड़ा चल रहा है, जो हम अक्सर न्यूज में देखते भी हैं आजकल। बिल्कुल, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर ओनरशिप, पोजेशन और कंट्रोल एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो कंपनी लॉन्ग टर्म में सफल नहीं हो सकती। अगर एम्प्लॉइज के पास ओनरशिप की भावना नहीं है या मैनेजमेंट का विजन बोर्ड से अलग है तो कंपनी की नींव अंदर से खोखली है। और ऐसी कंपनियों का स्टॉक चार्ट अल्टीमेटली क्रैश ही होता है। इसी बात से जुड़ता है ऑल इन अप्रोच का कॉन्सेप्ट, ऑन द बस और ऑफ द बस। राइट। पार्ट टाइम कर्मचारी या कंसल्टेंट से एक महान कंपनी नहीं बनती। इक्विटी पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्या ये सिर्फ एम्प्लॉइज को रोकने का तरीका है? नहीं, इक्विटी सिर्फ रोकने का टूल नहीं है, ये अलाइनमेंट का सबसे बड़ा टूल है। कैश सैलरी लोगों को आज के लिए काम करवा सकती है, लेकिन इक्विटी उन्हें भविष्य के लिए कंपनी से जोड़ती है। तो जब भी एनालिस्ट किसी कंपनी की बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता है तो इनसाइडर ओनरशिप को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर मैनेजमेंट और शुरुआती एम्प्लॉइज के पास कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स हैं, इसका मतलब है कि वे लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस को लेकर सीरियस हैं। वो कंपनी को रातों रात छोड़कर नहीं जाएंगे। इक्विटी से लॉन्ग टर्म फोकस तो बन गया, लेकिन रोजमर्रा के काम में वो अलाइनमेंट कैसे दिखेगा? यहीं पर कंपनी कल्चर का रोल आता है। सिलिकॉन वैली या आज के ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो लोग सोचते हैं कि फ्री मसाज, सुशी शेफ और ऑफिस में बीन बैग्स रखने से बेहतरीन कल्चर बन जाता है। हाँ, यही तो दिखता है बाहर से। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सब सिर्फ पर्क्स हैं, कल्चर नहीं। तो असली कल्चर क्या है? असली कल्चर प्रोडक्टिविटी और मिशन अलाइनमेंट से आता है। पेपाल माफिया का उदाहरण सबसे सटीक है यहाँ। उन्होंने सिर्फ शानदार रिज्यूमे देखकर लोगों को हायर नहीं किया था। बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो असल में एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते थे, जिनका दुनिया को देखने और सोचने का तरीका एक जैसा था। इसी में यूनिफॉर्मिटी एंड डिस्टिंक्शन यानी समानता और अंतर का सिद्धांत आता है। शुरुआती टीम अंदर से एक जैसी होनी चाहिए। जैसे पेपाल की टीम के सभी लोगों को साइंस फिक्शन किताबें पसंद थीं। हाँ, क्रिप्टोनॉमिकॉन और स्टार वॉर्स जैसी चीजें। राइट। लेकिन काम के मामले में हर व्यक्ति को एक अलग और विशिष्ट काम मिलना चाहिए, जिसे डू वन थिंग कहा गया है। ये डू वन थिंग का कॉन्सेप्ट इंटरनल पॉलिटिक्स को खत्म करने का मास्टर स्ट्रोक है। जब हर व्यक्ति का रोल बिल्कुल स्पष्ट और अलग होता है तो कर्मचारियों के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती। हर कोई अपने डोमेन का मालिक होता है। और जब हम कल्चर की गहराई में जाते हैं ना, तो एक बेहतरीन कंपनी का कल्चर एक कल्ट की तरह होता है। कल्ट, ये वर्ड थोड़ा इंटेंस है। इंटेंस है पर सही है। वो अपनी मिशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। उनका एक अलग नजरिया होता है जिसे बाहरी दुनिया शायद ना समझे। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि कई बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स भी तो बहुत सफल हैं, जहां लोग बस प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। सफलता की परिभाषा अलग है यहाँ।
जो कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जैसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनियां, हाँ, वहाँ लोग सिर्फ आते जाते रहते हैं। उनका कोई लॉन्ग टर्म मिशन नहीं होता, बस क्लाइंट्स को सर्व करना होता है। तो एक एनालिस्ट की नजरिए से सोचें, अगर किसी प्रोडक्ट कंपनी में टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा है, यानी लोग जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब है कि वहाँ का कल्चर एक कल्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रांजैक्शनल मशीन की तरह है। ऐसी कंपनियां दुनिया को 0 से 1 तक ले जाने वाला रेवोल्यूशनरी इनोवेशन कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही डीप इंसाइट है कि टर्नओवर रेट को सीधे इनोवेशन की क्षमता से जोड़ा जा सकता है। और इनोवेशन के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, जिसे अक्सर टेक्नोक्रेट्स इग्नोर कर देते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स। हाँ, इफ यू बिल्ड इट विल दे कम, इंजीनियर्स के बीच ये सबसे बड़ा भ्रम है कि बेहतरीन प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाता है। यही सोच अनगिनत स्टार्टअप्स को डुबा चुकी है। द बेस्ट प्रोडक्ट विन थ्योरी पूरी तरह से गलत है। असलियत यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स चैनल प्रोडक्ट जितने ही या कई बार उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना लिया जाए, लेकिन उसे सही ग्राहकों तक पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है, तो वो बिजनेस जीरो है। और एक दिलचस्प बात यह है कि सेल्स इज हिडन, यानी असली सेल्स कभी दिखाई नहीं देती। बेहतरीन सेल्स पर्सन कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता कि वो कुछ बेच रहा है। मार्क ट्वेन के नोवेल का टॉम सॉयर याद है? हाँ, जिसने अपने दोस्तों से ही बार पेंट करवा ली और उन्हें एहसास भी नहीं होने दिया कि उन्हें कोई काम सेल किया गया है। एडवर्टाइजिंग हो, पॉलिटिक्स हो या विज्ञान का क्षेत्र, हर कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। और स्टॉक एनालिसिस के लिए यहाँ दो सबसे अहम मेट्रिक्स आते हैं जिन्हें हर इन्वेस्टर को ट्रैक करना चाहिए। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यानी CLV और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC। एक सफल बिजनेस मॉडल में CLV हमेशा CAC से काफी ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए किसी ई-कॉमर्स या सॉफ्टवेयर कंपनी को एक ग्राहक जोड़ने में 2000 रुपए का खर्चा आ रहा है, लेकिन वो ग्राहक जीवन भर में सिर्फ 1500 रुपए का ही मुनाफा दे रहा है, तो वो कंपनी चाहे अपनी टॉप लाइन ग्रोथ कितनी भी बढ़ा ले, अंत में उसे दिवालिया ही होना है। यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन डेड जोन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। ये बहुत क्रिटिकल है। उन छोटे व्यवसायों के बारे में सोचिए जो कोई सॉफ्टवेयर या टूल बनाते हैं, जिसकी कीमत करीब 80 से 90 हजार रुपए या कह लें 1 लाख रुपए के आसपास है। ये डेड जोन बहुत खतरनाक जगह है। 80-90 हजार रुपए के प्रोडक्ट के लिए नेशनल टीवी पर विज्ञापन करना बहुत महंगा है। वो तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को आसमान पर ले जाएगा। और दूसरी तरफ हर ग्राहक के पास एक पर्सनल सेल्स पर्सन भेजना भी घाटे का सौदा है, क्योंकि प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं है कि सेल्स पर्सन की सैलरी और उसका कमीशन निकल सके। बहुत सी अच्छी टेक कंपनियां सिर्फ इस डेड जोन में फंसने की वजह से फेल हो जाती हैं। इन्वेस्टर्स को हमेशा मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है और उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। बिल्कुल, और द पावर लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यही कहता है कि 10 अलग-अलग चैनल्स पर आधी अधूरी कोशिश करने से बेहतर है कि सिर्फ एक सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाए। अगर सिर्फ एक चैनल भी परफेक्टली काम कर गया तो कंपनी हजारों करोड़ की बन सकती है। सही डिस्ट्रीब्यूशन एक मोनोपोली बना सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा ट्रेंड आज मार्केट ड्राइव कर रहा है वो है मैन एंड मशीन। आज के दौर में खासकर जब हर तरफ AI की चर्चा है, लोग डरे हुए हैं कि मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी और नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये डर नया तो नहीं है, लेकिन गिलथील एक बहुत अहम स्पष्टीकरण देते हैं। इंसान और मशीन प्रतिस्पर्धी यानी सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, बल्कि पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स और टेक इन्वेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। वैश्वीकरण में क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान से मुकाबला करता है, जैसे सस्ते लेबर के लिए अलग-अलग देशों के बीच होड़। लेकिन तकनीक इंसान से मुकाबला नहीं करती, वो इंसान की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। ह्यूमंस और कंप्यूटर्स की क्षमता का अंतर बहुत स्पष्ट है। ह्यूमंस इंटेंशनल प्लानिंग और मुश्किल फैसले लेने में बहुत आगे हैं, जबकि कंप्यूटर्स मैसिव डेटा प्रोसेसिंग में। जैसे IBM का डीप ब्लू या वॉटसन, जो शतरंज या क्विज तो जीत सकते हैं, लेकिन उनमें इंसानों जैसी सामान्य समझ या कॉमन सेंस नहीं होता। तो एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या इंसाइट है? इंसाइट ये है कि उन कंपनियों में निवेश किया जाए जो ऐसी तकनीक बना रही हैं जो कर्मचारियों को पूरी तरह हटाती नहीं है, बल्कि उन्हें और अधिक सशक्त यानी एम्पावर बनाती हैं। जो कंपनियां सिर्फ ऑटोमेशन के जरिए कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, उनकी ग्रोथ की एक सीमा होती है। लेकिन जो कंपनियां इंसानी क्षमता को एडवांस सॉफ्टवेयर के साथ जोड़कर
कुछ नया क्रिएट कर रही हैं। जैसे डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स या एडवांस्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल्स। वहाँ वेल्थ क्रिएशन की अनलिमिटेड संभावना होती है। ये सोचने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है कि टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट नहीं, एम्पावरमेंट होनी चाहिए। इसके बाद एक ऐसी वार्निंग आती है जो हर बुल मार्केट में काम आती है, सीइंग ग्रीन। इन्वेस्टर्स अक्सर बज़वर्ड्स के पीछे भागते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में क्लीन टेक को भविष्य का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन माना गया था। उस समय सबको लगा कि बस इसी सेक्टर में पैसा है। बाजार में एक तरह का पागलपन था। क्लीन टेक कंपनियों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ। लेकिन नतीजा क्या निकला? सुलिंड्रा जैसी दर्जनों कंपनियां दिवालियां हो गईं। ये एक क्लासिक बबल था जहां फंडामेंटल्स पूरी तरह इग्नोर कर दिए गए थे। ऐसा क्यों हुआ? इन्वेस्टर्स ने मैक्रो ट्रेंड तो सही देखा था कि दुनिया को साफ ऊर्जा की जरूरत है। तो फिर गलती कहाँ हुई? क्या उनका विजन गलत था? विजन गलत नहीं था, एग्जीक्यूशन गलत था। गलती ये थी कि सिर्फ मैक्रो ट्रेंड होना काफी नहीं है। उन कंपनियों के पास कोई ठोस माइक्रो प्लान नहीं था। इन्वेस्टर जॉन डोअर का वो मशहूर कोट याद है? ग्रीन इज द न्यू रेड, व्हाइट एंड ब्लू। हाँ, लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि एनर्जी मार्केट तो लाखों करोड़ रुपए का है। अगर हम इसका सिर्फ 1% भी हिस्सा ले लें तो बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगे। थील कहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा धोखा है। लाखों करोड़ के मार्केट का छोटा सा हिस्सा होना कोई अच्छी बात नहीं है। यानी वो क्लीन टेक कंपनियां एक अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी मार्केट में उतर रही थी जहां हर कोई एक ही चीज बेच रहा था। बिल्कुल। एक महान कंपनी बनाने के लिए शुरुआत में एक बहुत बड़ा मार्केट नहीं, बल्कि एक छोटा और खास नीश मार्केट खोजना जरूरी है और उस पर एकाधिकार जमाना चाहिए, जैसे फेसबुक ने किया था। उन्होंने शुरुआत में पूरी दुनिया को एक साथ टारगेट करने की गलती नहीं की। उन्होंने सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ हजार छात्रों से शुरुआत की, वहां अपनी मोनोपोली बनाई, फिर दूसरे कॉलेजों में गए और उसके बाद पूरी दुनिया पर छा गए। क्लीन टेक में यही नजरिया गायब था। अगर कोई नई सोलर टेक्निक बन रही है तो उसे पहले एक छोटे स्पेसिफिक यूज केस को डोमिनेट करना चाहिए। आज के स्टॉक मार्केट में भी जब कोई नई थीम आती है, चाहे वो ईवी हो, एआई हो या रिन्यूएबल एनर्जी, तो हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी एक नीश मार्केट में मोनोपोली बना रही है। ये जो इंसान कंपनी को चला रहा है उसका रोल भी उतना ही अहम है। यहाँ आता है द फाउंडर्स पैराडॉक्स। हमने देखा है कि कई महान फाउंडर्स का व्यवहार थोड़ा अजीब या एक्सेंट्रिक होता है। वे आम कॉर्पोरेट सीईओ की तरह बर्ताव नहीं करते। और ये कोई संयोग नहीं है। जो फाउंडर्स पारंपरिक सोच से हटकर होते हैं वही अपनी कंपनियों को 0 से 1 तक ले जाने का जोखिम उठाते हैं। वे नियमों से बंधे हुए टिपिकल कॉर्पोरेट मैनेजर्स की तरह नहीं सोचते जो सिर्फ अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। उनमें एक अलग तरह का जुनून होता है। एक स्टॉक एनालिस्ट के रूप में क्या इसका कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस पर गहरा असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। इसे हम स्टॉक मार्केट में फाउंडर प्रीमियम कह सकते हैं। फाउंडर प्रीमियम, इंटरेस्टिंग। जब कोई विजनरी फाउंडर कंपनी चलाता है तो वो नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स को खुश करने के लिए फैसले नहीं लेता। वो अगले 10 साल या 20 साल के विजन के साथ काम करता है। वॉल स्ट्रीट या हमारे लोकल मार्केट्स अक्सर ऐसे फाउंडर्स को शुरुआत में गलत समझते हैं, क्योंकि उनके फैसले स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन जब उनका विजन सच साबित होता है तो स्टॉक प्राइस में जो कंपाउंडिंग देखने को मिलती है वो किसी भी आम प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाली कंपनी से कई गुना ज्यादा होती है। इन्वेस्टर्स को लीडरशिप एनालाइज करते वक्त इस फाउंडर प्रीमियम की अहमियत को समझना चाहिए। ये पूरी चर्चा असल में सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टर के लिए कंपनियों को परखने का एक डीप फ्रेमवर्क है। एक बहुत ही पावरफुल चेकलिस्ट। क्या कंपनी किसी असली सीक्रेट पर काम कर रही है? क्या उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नींव मजबूत है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रोडक्ट जितना ही ध्यान दिया जा रहा है? क्या वे मशीन और इंसान को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं? और क्या मार्केट में उनका एक स्पेसिफिक नीश है जिस पर उनकी मोनोपोली है? इस गहन चर्चा का समापन एक बहुत ही अहम विचार के साथ करते हैं। बिल्कुल। अगली बार जब किसी कंपनी का स्टॉक चार्ट सामने हो तो सिर्फ उसके पिछले मुनाफे, मूविंग एवरेजेस या पीई रेशो को देखकर फैसला न लें। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या वो कंपनी सच में दुनिया को 0 से 1 की तरफ ले जा रही है या सिर्फ एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा है जो 1 से n की तरफ बढ़ रही है? क्या वो कोई नया रहस्य खोज रही है या सिर्फ पुरानी चीजों की नकल कर रही है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन वही होता है जहाँ कोई कंपनी भविष्य का निर्माण कर रही होती है। ये सिर्फ पैसे का निवेश नहीं है, ये इस बात पर दाव लगाना है कि दुनिया का भविष्य कैसा होगा। जो कंपनियां भविष्य के इन रहस्यों को डिकोड कर लेती हैं वही लॉन्ग टर्म में असली विनर साबित होती हैं। क्या हो अगर बिजनेस में कंपटीशन को लेकर हमें जो भी कुछ सिखाया गया है वो सब गलत हो? आज हम पीटर थिल की क्रांतिकारी किताब 0 to 1 के उन आइडियाज को समझने वाले हैं जो भविष्य बनाने का एक बिल्कुल नया नक्शा हमारे सामने रखते हैं।
तो देखिए, थील कहते हैं कि तरक्की दो तरह की होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, मतलब 1 से n तक जाना। इसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक जगह पर जो चीज काम कर रही है उसे लेकर हर जगह फैला देना। सोचिए, एक बार जब पहला स्मार्टफोन बन गया तो बस उसके बाद उसे पूरी दुनिया में फैला दिया गया। ये हुआ 1 to n। और दूसरी है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 से 1, जो कि असली टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, जैसे दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन। पूरी की पूरी किताब की नींव, पता है, इसी एक सवाल पर टिकी है। थील के लिए इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी चीजों को थोड़ा और बेहतर बना दें। नहीं, इसका मतलब है एक ऐसे जरूरी सच को खोजना जिस पर बहुत कम लोग यकीन करते हों। ये कुछ एक ऐसे कीमती राज को खोजने जैसा है जिसे ज्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं या नजरअंदाज कर दिया। ये लाइन सब कुछ कह देती है। सच्ची कामयाबी पुरानी दिग्गजों के रास्ते पर चलने से नहीं मिलती। जो अगले बिल गेट्स होंगे वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना रहे होंगे। जो अगले लैरी पेज होंगे वो कोई नया सर्च इंजन नहीं बना रहे होंगे। वो कुछ ऐसा बनाएंगे जो एकदम नया होगा, कुछ ऐसा जिसकी हम शायद आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही है थील की फिलॉसफी का सार, क्रिएशन का वो अनोखा काम, 0 से कुछ बनाना। लेकिन ये ऐसी दुनिया में कैसे किया जाए जो कंपटीशन को लेकर बिल्कुल जुनूनी है। और बस यहीं पर थील के विचार सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए अब हम थील के सबसे विवादास्पद, सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। हमें हमेशा यही बताया गया है कि कंपटीशन हेल्दी होता है, कि ये कैपिटलिज्म का इंजन है। लेकिन क्या हो अगर ये सब उल्टा हो? थील का तर्क है कि कंपटीशन असल में विनाशकारी है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो हमें परफेक्ट कंपटीशन के बारे में सिखाती है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे बाजार की जहां दर्जनों रेस्टोरेंट हैं और वो सब बिल्कुल एक जैसा खाना एक ही दाम पर बेच रहे हैं। अब आप बताइए, उनमें से कोई भी बड़ा मुनाफा कमा सकता है? नहीं, क्योंकि अगर कोई एक भी दाम बढ़ाता है तो कस्टमर सीधे बगल वाले के पास चला जाएगा। थील के मुताबिक ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली जंग है। इसमें वैल्यू बनाने का कोई मौका ही नहीं है। अब थील का तर्क बहुत ही सीधा और हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कैपिटलिज्म का लक्ष्य क्या है? पूंजी जमा करना, यानी प्रॉफिट कमाना। लेकिन कंपटीशन अपनी परिभाषा के हिसाब से ही प्रॉफिट को कम करता है और आखिरकार खत्म कर देता है। इसीलिए ये दोनों असल में एक दूसरे के विरोधी ताकतें हैं। आप सोचिए, कंपेटिटिव बाजारों में हर कोई एक ही केक के एक छोटे से टुकड़े के लिए इतनी जोरदार लड़ाई लड़ता है कि आखिर में वो पूरे केक को ही बर्बाद कर देते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अंत में कोई भी सच में नहीं जीतता। और यहाँ थील एक बड़े अजीब विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। जो कंपनियां कॉम्पिटिटिव बाजारों में होती है ना, वो खुद को बहुत यूनिक दिखाने की कोशिश करती हैं। जैसे हमारे रेस्टोरेंट की एक सीक्रेट रेसिपी है, जबकि जो मोनोपोली वाली कंपनियां होती हैं वो एकदम सामान्य दिखने की कोशिश करती हैं। जैसे गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, हम तो एक टेक कंपनी है जिसकी कई कंपेटिटर्स हैं। ये सब एक ऐसा धुंधुलका, एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जो हमें बाजार की असली सच्चाई देखने ही नहीं देता। थील अपने इस तर्क को एक चौंकाने वाले उदाहरण के साथ टॉप पर ले जाते हैं। वो कंपेटिटिव बैलेंस की तुलना ब्रह्मांड की हीट डेथ से करते हैं, एक ऐसी हालत जहां सब कुछ थम गया है, कुछ भी नया नहीं हो रहा। वो कहते हैं बिजनेस में बैलेंस का मतलब है ठहराव, और ठहराव का मतलब है मौत। अगर आपकी कंपनी ऐसे बाजार में है तो कल को अगर आप गायब भी हो जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कंपटीशन मौत की ओर ले जाता है तो फिर इसका विकल्प क्या है? थील का जवाब है एक क्रिएटिव मोनोपोली बनाइए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है और वो कौन सी खासियतें हैं जो एक कंपनी को लंबे समय तक वैल्यू बनाने में मदद करती हैं। एक लंबे समय तक चलने वाली मोनोपोली इन 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिदम जो दूसरों से कम 10 गुना बेहतर हो। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, जैसे फेसबुक, जहां हर नया यूजर प्लेटफॉर्म को बाकी सबके लिए और भी ज्यादा कीमती बना देता है। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो अमेज़न जैसी कंपनियों को बढ़ने के साथ साथ कीमतें कम करने की ताकत देती है। और चौथा, एक मजबूत ब्रांड जैसे एप्पल का, जो सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स से कहीं आगे जाकर एक लॉयल्टी बनाता है। स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि किसी विशाल बाजार पर सीधे हमला बोल दिया जाए,
नहीं, स्ट्रैटेजी है एक छोटे खास बाजार से शुरू करना और उस पर पूरी तरह से हावी हो जाना। सोचिए कि कैसे फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक नेटवर्क के रूप में शुरुआत की थी। एक बार जब आप उस छोटे से राज्य के राजा बन जाते हैं तो फिर आप धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल सकते हैं। लक्ष्य दूसरों को खत्म करना नहीं है, बल्कि इतनी यूनिक वैल्यू बनाना है कि कंपटीशन का कोई मतलब ही ना रह जाए। और यहाँ थील सिलिकॉन वैली के एक और बड़े मिथक को तोड़ते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हमें अक्सर यही कहा जाता है कि सबसे पहले आना सबसे जरूरी है, लेकिन थील इसका ठीक उल्टा कहते हैं। उनके हिसाब से असल में जो मायने रखता है वो पहला होना नहीं, बल्कि आखिरी होना है। मतलब बाजार में वो आखिरी कंपनी बनना जो एक ऐसा बड़ा डेवलपमेंट करे कि वो आने वाले सालों या दशकों के लिए स्टैंडर्ड बन जाए। लेकिन इन मोनोपोली वाली कंपनियों को इतनी जबरदस्त सफलता मिलती कैसे है? ये हमें थील की सोच के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत की ओर ले जाता है। एक ऐसा गणितीय नियम जो स्टार्टअप्स की दुनिया में कामयाबी को कंट्रोल करता है, द पावर लॉ। देखिए, पावर लॉ हमें बताता है कि नतीजे कभी भी बराबर नहीं बढ़ते। मान लीजिए एक वेंचर कैपिटल फंड 100 स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है। हम सोचेंगे कि शायद 20 सफल होंगे और 80 फेल हो जाएंगे, लेकिन पावर लॉ के मुताबिक सच्चाई ये है कि उनमें से 1 या 2 स्टार्टअप्स बाकी 98 के कुल मुनाफे से भी कहीं ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। सफलता कोई घंटी के आकार का ग्राफ नहीं है, ये एक रॉकेट शिप है। ये ग्राफ इस नियम की ताकत को एकदम साफ दिखाता है। जो नंबर 1 पर इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न इतना ज्यादा है कि बाकी सब उसके सामने बिल्कुल सपाट दिखते हैं। दुनिया सीधी रेखा में काम नहीं करती, ये घातांकीय रूप से, मतलब एक्सपोनेंशियली काम करती है। और इस बात को समझना बिजनेस बनाने और निवेश करने दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या वो एक कंपनी कैसे बनते हैं जो बाकियों से बिल्कुल अलग निकल जाती है? इस जबरदस्त सफलता का कारण क्या है? थील इसे एक रहस्य कहते हैं। ये असाधारण कंपनियां आम आइडियाज पर नहीं बनती, ये एक ऐसे जरूरी और छिपे हुए सच पर बनती हैं, एक ऐसे मौके पर जिसे किसी और ने नहीं देखा था। ऐसे ही किसी रहस्य को खोजना और उसका फायदा उठाना ही एक महान व्यवसाय बनाने की असली चाबी है। और इसी के साथ हम थील के उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं, जो दरअसल दुनिया को एक नई नज़र से देखने का एक न्योता है। ऐसी कौन सी कीमती कंपनी है जिसे अभी तक नहीं बनाया जा रहा है? उस सवाल का जवाब अतीत की नकल करने में नहीं है, बल्कि 0 से 1 बिल्कुल अलग भविष्य बनाने में है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।